देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। दिसंबर में अमेरिकी फेड की दरें बढ़ना लगभग तय। डाउ जोन्स 250 पॉइंट उछला और SGX निफ्टी में तकरीबन 1% की मजबूती। ICICI बैंक की होम फाइनेंस बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने की योजना। MD चंदा कोचर ने कहा, इंश्योरेंस कारोबार में हिस्सा बेचने से बैलेंस शीट होगी मजबूत। SMEs को बड़ा सहारा, सरकार ने दिया 3% ब्याज वापसी का तोहफा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश। 15% बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह। 7वां वेतन आयोग आज शाम सौंपेगा अपनी सिफारिश। पेरिस में 7 घंटों तक चला एनकाउंटर खत्म, 2 आतंकवादी मारे गए, 7 गिरफ्तार। और न्यूज एंकर की भूमिका में आए बराक ओबामा। ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा से जैक मा का इंटरव्यू लिया। आज है दुनिया भर के बाजारों से बड़ी राहत के संकेत। अमेरिकी फेड की मीटिंग के मिनट्स के बाद वहां के बाजारों में हुई जमकर तेजी और डॉलर हुआ है कमजोर। बड़ा सवाल है कि कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार कितना रिकवर पाएंगे और क्या ऊपर के लेवल पर टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए तैयार करेंगे आपकी रणनीति। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षदा सावंत। और बड़ी खबर, जैसे अनिल ने कहा, अमेरिका से ही आ रही है। तो क्या कुछ कहा गया है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मिनट्स में जो बैठक पहले हुई थी उसके मिनट्स निकल कर आए और दिसंबर में अगर दरें बढ़ेंगी तो इसका क्या असर होगा, इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज चर्चा की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा और साथ ही हमारे रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा। पहले चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी, बताइए, फेडरल रिजर्व की मिनट्स में क्या कहा गया है? पूरी दुनिया की निगाहें थी फेड क्या किस तरह का बयान देता है। सामने जो मिनट्स आए हैं उससे ये तो बात तय हो गया कि आगे चल के हो सकता है आपको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखें। हालांकि एक बार दिसंबर में फिर से बैठक होगी, इस बीच कुछ समय जरूर रहेगा कि अगर कोई बड़ी गतिविधि तो नहीं होती है, लेकिन अब तक कम से कम इन आंकड़ों को देखते हुए तय है कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। असल में अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई, कई पैमानों पर इन चीजों को पैमाइश की गई और इसमें यह साफ दिखा कि अभी स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह तय है कि अभी लेबर मार्केट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और साथ ही कच्चे तेल को लेकर थोड़ी बहुत कंसर्न जरूर है। लेकिन इस बीच जो आंकड़े आए हैं वो सभी कहते हैं कि आगे चल के हो सकता है ब्याज दरें आपको बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि ज्यादातर जो मेंबर हैं इस कमेटी के उन्होंने बात कही है। डिम्पी, इसका असर मार्केट्स पर कैसा दिखा है? अमेरिका ने किस तरह का रिएक्शन दिखाया और एशिया में कितनी रौनक आई है? देखिए, अगर आप US मार्केट्स की बात देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है। काफी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि फ्रांस में हमले और अब अलग अलग आंकड़े जो ला रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, उसको लेकर हो सकता है फेड अपने बयानों में कुछ हद तक बदलाव करे या फिर अपनी कमेंट्री में कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आंकड़े बहुत बेहतर रहे। US मार्केट्स के अंदर कल हमने एक अच्छा खासी बढ़त आती हुई देखी, करीब 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती तो डॉ जोन्स में ही बनती हुई दिखी है। इसका इम्पैक्ट ज्यादातर एशियन इकोनॉमी पे भी पड़ा है, हालांकि उनके अपने निजी कारण भी रहे हैं। अब एशियन इकोनॉमी में देखें तो जापान लगातार काफी तेज हुआ, उसका ट्रेड सरप्लस आया है जो कि 7 महीनों के उच्चतम पर आ चुका है। साथ ही हालांकि उसका एक्सपोर्ट जरूर घटा करीब 2% के आसपास, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर क्योंकि इंपोर्ट 13% घटा था इसलिए ट्रेड सरप्लस ठीक रहा। इस वजह से भी आप देखेंगे जापानीज मार्केट करीब 1.5% आपको बढ़त में दिखेगा। हालांकि यूरोपियन मार्केट में कुछ खास असर नहीं है क्योंकि फ्रांस का हमला और बाद में जो धरपकड़ हो रही है आतंकियों की, उसको चलते अभी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट उतना इंप्रूव नहीं दिखा। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो अमेरिका में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है दुनिया भर के बाजारों में। अनिल, इस पर सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि कितना फिर रिएक्शन भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्यू है। अमेरिका में जो तेजी है इसका पूरा असर हम देख रहे हैं निक्केई में देखने को मिला है, बाकी एशिया बाजार भी चमके हैं। हर्षदा, एक बार अमेरिका और एशियाई बाजारों की तेजी को अलग रख देते हैं। कल फेड ने क्या कहा मीटिंग में, जो मिनट्स में ये कहा कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाएंगे, इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं। अब ये अच्छी खबर है या बुरी खबर? खबर तो बुरी है कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ना तय है। उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए बुरी है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहां के बाजार चढ़ गए जबकि गिरना चाहिए, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया जबकि मजबूत होना चाहिए। क्यों? ये इसलिए हुआ कि अक्टूबर की मीटिंग जब हुई थी
तभी बाजार ने ये तो मान लिया था कि दिसंबर में बढ़ना तय है। लेकिन मिनट्स में जो सबसे अहम बात आई वो ये कि दिसंबर में बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी। अब बाजार किस वक्त किस चीज पर रिएक्शन देता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल बाजार ने रिएक्शन इस बात पर दिया कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ना था, ये तो हमें अक्टूबर में पता चल गया था। और अब जब आप ये कह रहे हो कि दिसंबर में बढ़ाने के बाद बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, तो बस वहीं से बाजार को थोड़ी राहत मिली और इस वजह से अमेरिकी बाजार ऊपर गए। और अब जिस वजह से अमेरिकी बाजार ऊपर गए, जाहिर सी बात है कि एशियाई बाजारों को उसी पर एक रिएक्शन देना है। हमारे लिए भी फिर वो पॉजिटिव खबर हो गई, तो आज पूरी तरह से हमें भी उसका फायदा उठाना है। और दूसरी बात, हमें फायदा न सिर्फ इक्विटी मार्केट में उठाना है बल्कि करेंसी बाजार में भी। तो रुपया जो 66 के लेवल के नीचे लगातार 2 दिनों से बंद हो रहा है, तो आज रिकवरी थोड़ी रुपए में भी आएगी। तो खबर हमारे लिए पॉजिटिव सिर्फ इस लिहाज से बढ़ना तय है, बढ़ेगी। फेड की मीटिंग के मिनट्स में वही आया है, लेकिन दिसंबर में बढ़ने के बाद ऐसा ना समझे कि 2016 का साल ऐसा होगा कि जमकर बढ़ेगी, फिर धीमे धीमे बढ़ेगी, वो फायदे की बात है। अरे लेकिन जो भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तेजी के साथ होगी, क्या हम पूरी तरह से कल जो आखिरी 1-1.5 घंटे में दबाव देखा गया था उसको हम वाइप आउट करेंगे, उसका पूरी रिकवरी हो पाएगी आज स्क्रीन पर? हर्षदा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल के डेटा में देख रहा था, कोई भी खबर आती ना, खराब खबर आती तो सेंटिमेंट बड़ा खराब होता है। एकदम अचानक से लोग नीजर्क रिएक्शन देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अचानक खबर आती तुरंत एक्शन कर देना, उसे नीजर्क रिएक्शन कहते हैं। वो नीजर्क रिएक्शन कल किया ट्रेडर्स ने, एफआईज ने नहीं। कल के सेशन में डेटा देखिए, एफआईज की तरफ से जो डेटा है वो काफी बेहतर है। वायदा कारोबार के डेटा, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की है, और ऑप्शंस में भी कोई खास एक्शन उनका ऐसा नहीं है कि जिसमें कहें कि मंदी की पोजीशन बनाई है। इसका मतलब क्या है कि जब कल लोगों को ये डर लग रहा था कि पेरिस में फिर से हमले हुए हैं, वो 7 जगह ब्लास्ट हुए हैं, उसको देखकर ट्रेडर्स ने बेचा है और कमजोर ट्रेडर्स ने बेचा है, और उसके सामने एफआईज ने उसका फायदा उठाकर खरीदारी की, अपनी शॉर्ट पोजीशन काटी। तो 2-3 दिनों से लोगों को क्या लग रहा था कि हम तो तेजी कर रहे हैं, एफआईज मंदी में है। एफआईज ने कल ये प्रूव कर दिया कि वो ज्यादा स्मार्ट है। वो आपकी 2 दिन की तेजी को एक ही दिन में खा गया और आराम से उन्होंने नीचे के लेवल पर अपनी पोजीशन काटी है। तो ये सबसे बड़ा संकेत कल के डेटा में ये है कि एफआईज की तरफ से मंदी नहीं है, बल्कि मंदी काटने के संकेत आए। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात सिर्फ ये कि कैश मार्केट में अब भी उनका मूड माहौल बदला नहीं है। तो अब इसमें 2 वजह हो सकती है, या तो इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी उनके कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पर रिडम्पशन प्रेशर है, तो उन्हें कैश में बेचना ही पड़ेगा। दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि एमएससीआई इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग होनी है दुनिया भर के इंडेक्स में, उसमें हो सकता है हिंदुस्तान का वेटेज कम होगा, चाइना का बढ़ेगा, और उसके चलते अगर हिंदुस्तान से थोड़ा पैसा निकलना है तो एफआईज पहले से ही उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। तो डेटा उस लिहाज से मिक्स से हैं। कैश मार्केट के डेटा ये बता रहे हैं ऊपर के लेवल पर आपको बिकवाली का दबाव आएगा, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कल मंदी भले ही कमजोर ट्रेडर्स करके गए हों, एफआईज ने नहीं किए। तो आज के लिए आपका दूसरा बड़ा पॉजिटिव संकेत ये है कि एफआईज की मंदी नहीं हुई है, और पहला संकेत तो अमेरिका ने दिया ही है। फिर वायदे बाजार में ट्रेडर्स ने किस तरह की पोजीशन ली है, और फिर आज क्या आपको लग रहा है कल जो भी शॉर्ट आए उनको कवर करने के लिए लोग आएंगे, फिर वो नुकसान की भरपाई हो पाएगी? काटना ही पड़ेगा, और खासतौर से इसलिए काटना पड़ेगा कि आपकी मंदी की पोजीशन ज्यादातर 7,800 के नीचे की है, और हो सकता है बहुत लोगों ने तो 7,750 के आसपास या आखिरी 1 घंटे में बनाई हो, तो उनके लिए ज्यादा जगह है नहीं। अब वायदा कारोबार के डेटा में सबसे अहम डेटा आज क्या है? सबसे अहम डेटा है हर्षदा 7,800 का, और आज के लिए ट्रेंड डिसाइडर 7,800 है, क्योंकि आप 65-70 अंक ऊपर अगर खुल गए, 1% ऊपर खुल गए, तो फिर आप ये मत देखिए कि हम बड़े मजबूत है। नीचे से देखेंगे तो मजबूती दिखेगी, लेकिन आपको मजबूती तो खुलने के बाद डिसाइड करनी है, और खुलने के बाद अगर आप 7,800 के ऊपर टिक पाते हैं तो मानकर चलिए मजबूत है, और 7,800 के नीचे आप थोड़े कमजोर है। अब वो इसलिए कह रहा हूं, कल के सेशन में देखिए 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में कम हुआ है 7,800 पर, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने उम्मीद छोड़ दी कि 7,800 वापस जल्दी से आएगा। वहीं मंदी करने वाले ट्रेडर्स जमकर हावी हुए हैं। 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 7,800 के कॉल में बढ़ा है, यानी कि कुल मिलाकर 26 लाख शेयरों का बदलाव एक ही स्ट्राइक प्राइस पर वहां पर होता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अब तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक वो डिसाइडिंग पॉइंट कि कौन भारी है, ये 7,800 का लेवल डिसाइड करेगा। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में आप देखिए 1.25 लाख शेयर कल कम हुए हैं, 2% बैंक निफ्टी गिरा है। तो कल तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने जैसे ही बैंक निफ्टी 17,000 16,900 के नीचे गया है, अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ दी है। निफ्टी में थोड़े शॉर्ट्स बने। तो ओवरऑल एक बात आप कह सकते हैं कि वायदा कारोबार के आंकड़ों में कमजोर खिलाड़ी जो कल मंदी की पोजीशन बनाकर गए, आज उन्हें काटना पड़ेगा। दूसरी बात जो हम 2 दिन पहले कह रहे थे
पुट कॉल रेशियो 0.71 पर अभी भी है, 4 दिन से है। पुट कॉल रेशियो 0.71 पर है और 7,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो ये लेवल मंदी करने का नहीं है, ये मंदी काटने का है। इन लेवल पर तो बाजार को सपोर्ट लेना ही है। वहां पर तो 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक बाउंस बैक तो पक्का आना तय है और वायदा कारोबार के डेटा में दिख रहा है, एफआईएस के डेटा में दिख रहा है। चलिए, तो उम्मीद है कि शुरुआत काफी मजबूत रहेगी, लेकिन किन लेवल्स पर बाजार में आपकी तेजी की पोजीशन आनी चाहिए या फिर खुलते ही आपका मूड तेजी का रहे, इस पर हम करेंगे चर्चा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जमकर तेजी हुई है और उसका पूरा असर हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पर दिखा है। 7,791 के लेवल्स पर इस समय आता हुआ, यानी कि कोशिश होगी आज 7,800 के आसपास ही खुलने की। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? कल की भारी बिकवाली के बाद फिर ट्रेडर्स का रुझान खुलते ही तेजी का रहेगा क्या? मुश्किल है हर्षद। देखिए, पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। वो इसलिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो अलग अलग संकेत है। बैंक निफ्टी ने कल पहली बार मंदी के संकेत ऑलरेडी दे दिए 16,900 के नीचे बंद होकर। तो अब और एक और करेक्शन कर दूं कि बैंक निफ्टी में कल 1.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं नए और 2% बैंक निफ्टी नीचे बनता है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मंदी की पोजीशन बनी है। तो अब बैंक निफ्टी अगर नहीं सुधर पाता है तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिक पाना काफी मुश्किल होगा। ये एक बड़ा दिक्कत वाली बात है। और बैंक निफ्टी को सुधरने के लिए फिर ऐसे में 17,200, 17,250 के पार जाकर टिक पाना बंद होना जरूरी है। अब इस लेवल के पार बैंक निफ्टी नहीं निकले तो फिर तेजी मत करिए बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब निचला सपोर्ट 16,700 के आसपास का है। वैसे तो कमजोरी के संकेत आ गए और अगर नहीं सुधरता तो फिर 16,200, 300 दिख रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन 17,200, 17,250 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो फिर आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी ने करेक्शन पूरा करके ऊपर की तैयारी की है। अब चूंकि बैंक निफ्टी में संकेत कमजोरी के हैं, लेकिन क्या वैसे ही संकेत निफ्टी में? जी नहीं। वो इसलिए कि निफ्टी में ये बता रहा है पुट कॉल रेशियो 0.71 पर, यानी कि कितनी पोजीशन कॉल की है उसके सामने कितने पुट खड़े हैं। वो पोजीशन ये बता रही कि ये ओवरसोल्ड, यानी कि जरूरत से ज्यादा मंदी के संकेत दे रहा है। ऐसे में जब 7,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, मंदी की पोजीशन ज्यादा है तो एक बाउंस आना तय है। बाउंस दिख रहा है आपको एसजीएक्स निफ्टी में, तेजी दिख रही है। 7,800, 7,850 ये ऊपर का लेवल है जहां पर बाजार जाने की कोशिश करेगा। 7,800 के आसपास मुनाफा वसूली करें अगर आपकी तेजी की पोजीशन है। इंतजार करें कि बाजार वहां पर टिकता है क्या, टिकने दें। 7,850 की रेंज में आए, वहां पर प्रॉफिट बुक करें। एग्रेसिव ट्रेडर तो शॉर्ट भी कर लें। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है और कल की बनी है 7,700 आपका स्टॉप लॉस है। जब तक 7,700 न टूटे, आपकी चाहे इंट्राडे पोजीशन हो, चाहे पोजिशनल पोजीशन हो, थोड़े दिनों के लिए हो, वो सब आप होल्ड रख सकते हैं। अब 7,800, 7,850 वो ऐसी जगह है ना 50 पॉइंट की, जहां पे बार बार अटकता है। पिछले 3-4 दिनों के हाई वही है। जब उसके बाहर निकलकर टीके क्लोज होना तो फिर आप सोचिए कि हम 150 पॉइंट की तेजी और 8,000 तक की दिखाएंगे। अदरवाइज आपकी ट्रेडिंग रेंज बहुत साफ दिख रही है, नीचे 7,700, ऊपर 7,850 और उसको ट्रेड करना है। तो गैप से 70 पॉइंट ऊपर खुल जाए, हिम्मत नहीं है खरीदने की, थोड़ा इंतजार करें, देखें, या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके हल्के हों, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। सेकंड हाफ ज्यादा अहम है, फर्स्ट हाफ अहम नहीं है। खुल तो जाएंगे मजबूत, टिकेंगे क्या? और इसका जवाब सेकंड हाफ में मिलेगा। तो थोड़ी सावधानी। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जनरली ऐसा देखा है मैंने कि अमेरिका में किसी दिन मिनट्स आए, किसी दिन ऐसी पॉजिटिव खबर आई, एक दिन आप अमेरिकी बाजारों में बड़ी तेज उछाल देखते हैं, नेक्स्ट डे बाजार को रियलाइज होता है कि ये खबर तो इतनी अच्छी नहीं है जो ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। तो हो सकता है अमेरिका में आज रात आपको उतना अच्छा मजबूत सेशन दिखे, डाउ फ्यूचर्स कमजोर होने लग जाए, तो फिर इतना रिस्क लेके क्यों खरीदारी करनी? दोपहर बाद ही वो आप तेजी का कॉन्फिडेंट कॉल लीजिए। अगर आपने कल मंदी की पोजीशंस रखी हैं तो उसे आप सुबह में काटेंगे जरूर, लेकिन नई तेजी 7,850 के बाद ही हो, यानी कि 7,800, 7,850 पर अगर बाजार दिखे वहां पर अटकते हुए आप कुछ मुनाफा वसूली जरूर करें। लेकिन कौन से शेयरों पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए? ढेर सारी खबरें आती हैं हर रोज, हम आपके लिए चुनकर लाए हैं वो टॉप 10 शेयर जिसमें आज आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ हैं वरुण, नियति, पूजा और डिम्पी। शुरुआत वरुण आपसे बताइए, कौन सा रहेगा शेयर रेडार पर? हीरो मोटोकॉर्प ने त्योहारों के समय केवल 35 दिनों में 10 लाख यूनिट बेचे हैं। साल दर साल 11% की यहाँ बढ़ोतरी हुई है।
ग्लेनमार्क सन फार्मा और सिप्ला आपके फोकस में आज होना चाहिए। यूएस के जेनरिक कारोबार के कुछ प्रोडक्ट्स टेवा फार्मा यहाँ पे बेच रही है, जिसके लिए ये अगले हफ्ते बोली लगाने वाले हैं। ग्लेनमार्क, सन फार्मा और सिप्ला 50 से 80 करोड़ रुपए डॉलर में ये हो सकती है डील। कुवैत की कंपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ओपल यानी ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड का जल्द ही 45% हिस्सा एक्वायर कर सकती है। यहाँ आपको बता दें कि ओपल ओएनजीसी, जीएसपीसी और गेल की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। स्विट्जरलैंड ने करीब 1.5 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं। ये असल में बॉन्ड्स के बदले में शेयर जारी है, जिसकी कुल कीमत करीब 54 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। वही ब्रिटानिया अपने डेयरी प्रोडक्ट के कारोबार को बढ़ाना चाहती है और इसके लिए एक नया यूनिट तैयार करने की यहाँ योजना बना रही है। साथ ही साथ अपनी जो ब्रांड है टाइगर बिस्किट्स, उसको भी रीलॉन्च करने की यहाँ पूरी योजना है। कैबिनेट ने कल यूरिया और एलपीजी प्लांट्स को दिए जाने वाली जो नेचुरल गैस है उसका मार्केटिंग मार्जिन 150 से 200 रुपए प्रति यूनिट का फिक्स कर दिया है। गेल जैसी कंपनियों के लिए काफी नेगेटिव बताया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 200 रुपए प्रति यूनिट पर अभी बेच रहे हैं। मारुति सुजुकी यहाँ पर कंपनी ने घोषणा की है कि वो जल्द ही एलसीवी सेगमेंट में एंट्री करेगी, जिसके बाद कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। कंपनी का मानना है कि स्ट्रांग डीलरशिप नेटवर्क का फायदा यहाँ पर कंपनी को एलसीवी सेगमेंट में मिलेगा। कल अदानी पोर्ट के मैनेजमेंट ने करीब 1.5 करोड़ शेयर प्लेज किए हैं। ये कल प्लेजिंग हुई है। एमटेक ऑटो आपके रडार पे होना चाहिए। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की जो कंपनी इन्होंने अक्वायर की थी 2013 में, टेक फॉर, इसको अब ये बेचने वाले हैं। अपने कर्ज को घटाने के लिए 6000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं। और सबसे आखिरी में कल 2 बड़े फंड एक्शन हुए। मनपसंद बेवरेजेस में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 7,09,000 शेयर्स खरीदे हैं 370 रुपए के भाव में, और स्यूबेक्स में गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट मॉरिशस ने 46 लाख शेयर्स बेचे हैं 11 रुपए के भाव पे। तो ये सभी शहरों में हम देखेंगे आज काफी हरकत देखने को मिलेगी। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो बताएंगे आपको क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन सभी स्टॉक्स में। रजत बोस हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही होंगे के सुब्रमण्यम और नितिन मुरारका भी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग इंडियन एडवाइजरी लीग.com का प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी। और हर कैटेगरी में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति और लेंगे तकनीकी राय रजत के बॉस.com के रजत बॉस के साथ। हमारे साथ हैं कोलकाता से के सुब्रमण्यम साहब से भी बात करेंगे, अल्टामाउंट कैपिटल के फंडामेंटल राय हमें देंगे, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबको नमस्कार। नितिन, शुरुआत आपके साथ की जाए। 7,700 पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, पिछली बार भी सपोर्ट लिया, आज भी तैयारी पूरी है। एसजेएक्स निफ्टी जिस तरह से दिखा रहा है, लेकिन ये बताएं कि उछाल जो मिलेगी आज, पहला सवाल तो कि क्या 7,800 को पार कर पाएंगे? दूसरा ये कि अगर 7,800 के आसपास खुलते तब खरीदारी करनी चाहिए या फिर बिकवाली?
देखिए जी, जो डेटा है, डेटा में केवल मुझे पॉजिटिव ये वर्ल्ड मार्केट ऊपर है या नैस्डैक ऊपर है, उसके अलावा जो भी डेटा कल का या एक्सपायरी से अभी तक का डेटा है मैक्सिमम नेगेटिव है। अगर कल के वर्ल्ड मार्केट में उछाल नहीं होती तो आज नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए थी डेटा के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम लोग रोल ओवर से स्टार्ट करें, नवंबर सीरीज में जो रोल ओवर्स हुए थे तो एफआईज ने शॉर्ट रोल ओवर किया और उसके बाद कंटिन्यूअस निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं, बट आप देखेंगे तो एफआईज के ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज किए हैं, यानी उन्होंने काफी शॉर्ट पोजीशन उसके बाद बनाई है। कुल मिला के करीब 5,800 करोड़ की बिकवाली हुई है इस एक्सपायरी में और करीब 65 लाख निफ्टी उसके बाद शॉर्ट की गई है एफआईज की तरफ से। तो वो अभी भी काफी ज्यादा इन द मनी है, काफी ज्यादा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और अगर आप ऑप्शंस का डेटा में आएंगे तो एक्सपायरी से अभी तक कुल मिला के करीब 4,900 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस में एफआईज की तरफ से बाई फिगर है। मगर इसमें अगर आप कॉल एंड पुट अलग अलग देखें तो करीब कॉल 60 लाख बेची गई है और पुट करीब 1 करोड़ 20 लाख ली गई है। बहुत ज्यादा पुट इस बार एफआईज की तरफ से बाई हुई है, बट उस पुट सारी पुटों में उनको काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अब जिस लेवल पे वर्ल्ड मार्केट यहां से बाउंस करने को तैयार है तो मुझे लगता है कि जो पुट्स उनकी तरफ से बाइंग हुई है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पे आ सकती है। तो वो जो लॉजिक है कि वर्ल्ड मार्केट के पॉजिटिव होने से बाउंस बैक मार्केट को मिल सकता है, यानी कि 77 के नीचे जाने के चांसेस हो सकता है यहां पे थोड़े से कम हो सकते हैं और मार्केट इसी रेंज में करीब 78-50 की तरफ ऊपर मूव कर सकता है। बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि 8,000 के ऊपर जितने भी पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट एफआईज की तरफ से है। अगर उसके ऊपर जाता है तो दोबारा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट एफआईज का है। अगर आप कल का डेटा में अनिल जी यहाँ पे आएंगे तो जो 72 करोड़ की ऑप्शंस की सेल फिगर दिख रही है उसमें यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कल के डेटा में एफआईज ने करीब 12.5 लाख कॉल बेची है और 12 लाख पुट ली है, इसलिए वो नेट फिगर आपको काफी कम दिख रही है। बट अगर अलग अलग आप देखें तो करीब 24 लाख के आसपास मंदी खेली गई है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा आज देख करके ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट 78 के ऊपर क्लोजिंग होती है और पुटों में कुछ दोबारा सेलिंग आती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 79 की तरफ जाएगी। बट गोइंग फॉरवर्ड एक्सपायरी तक जो मेरा व्यू है वो मुझे लगता है कि 77 से 78.50 या 79 इसी बीच में मार्केट ट्रेड होनी चाहिए। रजत, किन लेवल्स पर बाजार टिके तो ये समझा जाए कि नई तेजी की पोजीशन ली जा सकती है? क्योंकि जैसे नितिन भी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत है, एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि 7,800 के करीब हम खुलेंगे, लेकिन नई तेजी की पोजीशन आप कब लेंगे, किस लेवल पर? देखिए, अगर आज के दिन खुलने के बाद में 7,810 के ऊपर में निफ्टी सस्टेन करता है तो तेजी की पोजीशन आप ले सकता है। बट इसके साथ ये भी बताना चाहिए कि 7,860 वो लेवल जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तो फर्दर अपस्विंग मेरे ख्याल से थोड़ा नामुमकिन है। और इसमें एक ही चीज बोलना चाहिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण जो आज जो उछाल दिखेगा, इट could well be taken as a selling opportunity once again. Put call ratio is deep oversold, 0.7 के आसपास जो निफ्टी दिखा रहा है। यहाँ से इन द हिस्ट्री कई बार आपने बहुत अच्छा रैली देखे हैं, बट इस बार जो लग रहा है कि जो लोग सेल कर रहे हैं वो काफी जबरदस्त रूप से सेल किए जा रहे हैं, एंड दैट इज इंस्टीट्यूशंस। सो 7860 पार करते हुए भी हम मैक्सिमम इसमें 7925 से लेके 7943 तक प्रोजेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना नामुमकिन है क्योंकि वो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए खरीदारी करने का मौका तो बनेगा, लेकिन इसमें बॉटम फिशिंग करके कुछ बार्गेन हंटिंग करना, स्पेशली स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, मारुति, ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये सब स्टॉक में अच्छी तरह से सेलिंग दिख रहा है और ऊपर जाते हुए फिर सेलिंग देखेंगे। जैसा आप देख लीजिए, मारुति नीचे गिरा था, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आ गया, तो ये वीकनेस के साइन ही है। तो एट हायर लेवल्स यू एक्सपेक्ट सेलिंग, सेल ऑन रैलीज इज द वे टू गो। ओके, तो ये राय आती इस वक्त निफ्टी पर और लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कल जो कुछ हुआ है फेड की मीटिंग के मिनट्स को देखकर जो अमेरिकी बाजार उछले हैं, अब उसका मतलब भारतीय बाजारों के लिए क्या होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे बाजार जो रेंज में काफी उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, आगे डायरेक्शन क्या रहेगा, और रिसर्च और फंडामेंटल्स के बेसिस पर कहां पर आपके लिए निवेश के मौके बन रहे हैं, ये सारे सवाल, इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी इस ब्रेक के बाद।
और यहाँ पर हम बात करें हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नितिन मुरारका और साथ ही के सुब्रमण्यम और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट अब एडलवाइस सिक्योरिटीज के निश्चल माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च। निश्चल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूँ, अमेरिका की जो कल फेड की मीटिंग के मिनट्स आए और उसके बाद इतनी तेजी हो गई, क्या लग रहा है आपको? ब्याज दरें तो बढ़ना लगभग तय है अब दिसंबर में, जो सुन के लगा, फिर भी बाजार क्यों बढ़ रहे हैं? तो अनिल जी, अगर आप एफओएमसी का कल मिनट्स देखेंगे तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने ये तो डेफिनेटली बोला ही है कि फेड का टेक ऑफ तो होगा, लेकिन इंक्रीज काफी शैलो रहेगा। तो वर्ड वो जो शैलो यूज किया है उन्होंने, तो उससे ऐसा लगता है कि रेट्स वापस से इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे जो लास्ट फेड रेट से, तो वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आई थिंक बाजार ने वो एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है कि लिफ्ट ऑफ तो होगा लेकिन रेट शैलो रहेंगे। तो इसके लिए आई थिंक बाजार हैज टेकन इट क्वाइट पॉजिटिवली। और शायद यही वजह है कि एशियाई बाजारों में भी आज हम इतनी ज्यादा तेजी देख रहे हैं। ऑफकोर्स जापान जैसे बाजारों के लिए उनके खुद के क्यूज भी हैं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन ये जो ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिले हैं दिसंबर में, फाइनली फेडरल रिजर्व क्या कहेगा उस पर नजरें रहेंगी। इस अनुमान में भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका में दरें बढ़ती है हमारे लिए तो नेगेटिव है, यहां से पैसा वापस अमेरिका जाएगा। आपका क्वेश्चन मेरे से? जी डेफिनेटली वो तो रहेगा ही, और पर कल ये देखिए कि फेड के अपना फेड के इंटरेस्ट रेट या फेड के या अपना सिक्योरिटीज के रेट्स ऊपर नहीं गए, बेसिकली वो फ्लैटिश ही रहे हैं, जबकि फेड का लिफ्ट ऑफ ऑलमोस्ट अनाउंस है। तो ये जो लगता है बेसिकली, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले रिस्क ऑफ ट्रेड था वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इधर से ज्यादा सीवियर हो जाएगा वो मुझे नहीं लगता है। तो इसके लिए आई थिंक बाजार अगर इधर रिएक्ट करता है तो इट इज बाय ऑन डिप्स वाली सिचुएशन है इस समय। निश्चल जी, आपकी कंपनी तो देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज में, डोमेस्टिक जितनी ब्रोकरेज हाउस है उनमें आप नंबर 1 है। तो जाहिर सी बात है आप सारे फंड से बात करते हैं, सारी एफआई से बात करते हैं, उनका कारोबार करते हैं। मुझे ये बताइए, ये रोज एफआई इतना बेच क्यों रहे? तो उसका रीजन तो काफी क्लियर ही है बेसिकली, कि जो सिचुएशन है, एक तो इंडिया के लेके सिचुएशन ये कि बिहार का जो आउटलुक हुआ तो उसमें नेगेटिव आउटलुक आया रूलिंग पार्टी के लिए। तो ऑब्वियसली ऑफशोर लोगों का ये व्यू है कि आगे जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस होगा और जो अभी विंटर सेशन होगा उसमें कुछ भी कर पाना काफी मुश्किल होगा एनडीए के लिए। तो उनका उसके लिए आउटलुक वीक हुआ। सेकंड, ये क्वार्टर के नंबर्स भी कोई खास नहीं आए। और तीसरा, ये फेड का जो लिफ्ट ऑफ की एक्सपेक्टेशन में आई थिंक वो सेल ऑफ होता रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जितने भी एफआईज हैं सब करीब करीब इंडिया पे ओवरवेट हैं या कि न्यूट्रल से पॉजिटिव वेटेज पे रहे हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो इसके लिए बहुत सारी जगह नहीं है उनके लिए वेटेज रखने की इंडिया में। और क्योंकि बाकी दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं तो इंडिया का वेटेज ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है। तो इसके लिए वो और उनको पुश करता है कि दे हैव टू सेल। जी, शायद मुनाफा वसूली भी करते नजर आए हैं, क्योंकि इंडिया बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के सामने बेटर रिटर्न्स दिखा चुका है। निश्चल, आपने कहा आपका स्टांस ये रहेगा कि आप गिरावट पर खरीदारी करेंगे, तो ऐसे में कहां पर पैसा लगाया जाए, क्या खरीदेंगे? तो इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर ही आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक है हमारा, कि जैसे फंडामेंटल्स इंडिया में बने हुए हैं, सारे मैक्रोज हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीजें पॉजिटिव होती जा रही हैं। तो उस पर आई थिंक चाहे वो बैंक्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कुछ पीएसयू बैंक्स भी देखे जा सकते हैं। ऑटोज में डेफिनेटली क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक है, अर्बन कंजम्पशन की स्टोरी स्ट्रांग होती जा रही है, ऑटोज में अच्छा लग रहा है।
तीसरा सेक्टर जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां जरूर देखी जा सकती हैं इसके लिए। कुछ जो रिफॉर्म्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, खास करके उदय स्कीम जो उन्होंने अनाउंस करी है पावर के लिए, मुझे लगती है वो काफी कामगार ढंग से वो सक्सेसफुल होनी चाहिए अगले 6 महीने साल भर में। उसमें अच्छे खासे ऑर्डर निकलेंगे T&D कंपनीज के लिए। तो ये 3-4 सेक्टर में जरूर निवेश कर सकते हैं गिरावट पे। वेरी इंटरेस्टिंग है निश्चल जी, जो लोग कोई हाथ लगाना नहीं चाहते वो सेक्टर में बड़ा रुझान बन रहा है तेजी का। आप भी ऐसे बता रहे हैं, एक तो PSU बैंक जिसे किसी को खरीदना नहीं है, लोग डरते हैं, NPA बहुत है। पावर, यहाँ पर कब तकलीफें खत्म होगी पता नहीं, जैसा आपने उदय कहा ठीक है, वहां पर एक्शन तो हो रहा है। इंफ्रा स्टॉक्स में बैलेंस शीट्स खराब है। इन शेयरों में इंटरेस्टिंग खरीदारी करने की राय है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह और ये सेक्टर्स हमें बताने के लिए। लेकिन इनके साथ ऑटो सेक्टर एक और है जहां पर खरीदारी करने की राय है एडलवाइज सिक्योरिटीज की तरफ से। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब सीधा फोकस करेंगे कई सारे शेयरों पर। आज है एक्शन इन शेयरों में खबरों के दम पर, और उन पर आपके लिए लेवल्स, स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ रजत बॉस, के सुब्रमण्यम और नितिन मुरारका। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं और वहां पर ली जाए राय हमारे एक्सपर्ट्स की। सुब्रमण्यम साहब, सबसे पहले तो ऑटो शेयरों पर राय लेना चाहता हूं। अब एक के बाद एक खबरें ये आ रही कि ये जो त्योहारी सीजन गया है पिछले 30 दिन 35 दिन ऑटो कंपनियों के लिए बहुत ही शानदार है और लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया बिक्री हुई नहीं पिछले कई सालों में। कल हमने होंडा मोटर से बात की थी जो कि लिस्टेड नहीं है। अब आज देखिए हीरो मोटोकॉर्प जो कि दोपहिया वाहन बनाती है, देश की बड़ी दिग्गज कंपनी, वो कह रही कि उन्होंने 10 लाख गाड़ियां बेची है, बाइक्स बेची है 35 दिनों में, और साल दर साल देखें तो 11% की बढ़त है। अब ये बताइए कि इन आंकड़ों के दम पर जो संकेत आ रहे हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए कि इनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं? खरीदारी करेंगे? यदि हाँ तो आप क्या खरीदेंगे? मेरा मानना है कि शायद यहाँ फेस्टिव सीजन की जो भी अपटिक हमने देखे यहाँ पर ऑटो सेल्स पे, आई थिंक मोरलेस ऑन आई थिंक उम्मीद से बेहतर डेफिनेटली है, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आने की पूरी संभावना थी और वही आया है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सस्टेनेंस काफी एक चिंता का विषय हो गया, क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अगर आप देखें तो या मंथ ऑन मंथ यहाँ पर काफी स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इसके बेसिस पे शायद यहाँ पर कोई खरीदारी करना शायद मे बी टू अर्ली। और लेकिन एक खास वजह बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी चीजें इनके फेवर पे है, क्योंकि अगर आप देखें तो जहां पर कमोडिटी प्राइसेस काफी स्लगिश है तो ऑब्वियसली इसका सब काफी यहां पर इनके फेवर पे जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक एक बजाज ऑटो, आई थिंक वहां पर जिनका एक्सपोर्ट भी काफी दमदार है, आई थिंक वहां पर आई थिंक बेट की जा सकती है। बाकी ऑटो क्षेत्र में आई थिंक मारुति जो आई थिंक 4600-700 के आसपास अच्छी खासी यहाँ पर एक बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आई थिंक बजाज ऑटो एक लग रहा है जहां पर शायद एक बेट की जा सकती है आई थिंक इस स्पेस पे। बजाज ऑटो में कर सकते हैं खरीदारी। और वायदा कारोबार में इन 3 ऑटो स्टॉक्स में से बजाज, हीरो और TVS। नितिन, आपकी पहली पसंद क्या है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो? देखिए अनिल जी, हीरो मोटो में कम से कम इस बार एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है। अगर आप एक्सपायरी से अभी तक डेटा देखेंगे तो बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, तो उसमें अगर कोई भी न्यूज के कारण उसमें आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। बट अगर पूरे ऑटो पैक्स में मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर में ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन है और बाउंस बैक मिल सकता है। इसमें अगर इस एक्सपायरी में आप देखेंगे तो नेट स्टॉक अभी भी 4% पॉजिटिव है, और इसमें जो गिरावट मार्केट में आ रही थी वहां पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही थी। तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर अगर पूरे ऑटो पैक में आप देखें तो हो सकता है 4 व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर में आपको 420-422 तक का एक शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है, और जो स्टॉप लॉस है वो आप करीब 400 के आसपास का रख करके बाइंग कर सकते हैं। ओके, ये राय ऑटो स्टॉक्स पर। सूज़लोन चार्ट्स देखिए फटाफट और बताइए रजत जी, खरीदारी करेंगे क्या? 1.5 करोड़ शेयर इन्होंने इश्यू किए, ये खबर आई है आज सूज़लोन को लेकर। तो कुछ कन्वर्जन का मामला था इनका, और उस कन्वर्जन के सामने सूज़लोन ने बॉन्ड्स के बदले में ये करीबन $55 करोड़ के इन्होंने शेयर इश्यू किए, 1.5 करोड़।
सुज़लोन स्टॉक में एक अच्छी तेजी तो बनी थी, 26-27 रुपए, फिर करेक्शन हो गया, ये आ गया 21-22 की रेंज में। ये खरीदने का वक्त है या चार्ट्स कमजोर है तो फिर दूर ही रह जाए, क्या करेंगे? तो देखिए, जब तक 20 रुपया 50 पैसा के नीचे सुज़लोन नहीं बिकता है और उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक उतनी वीकनेस मानना नहीं चाहिए। रेंज बाउंड मान के चलिए, और इस लेवल पे मैं तो कहूंगा कि आप 20 रुपया 50 पैसा के नीचे कोई भी डिप आए तो उसमें 20 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस मान के आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के तरफ में एक मूवमेंट होना चाहिए जिसमें कि ये 24 रुपया 85 पैसा से लेके 25 रुपया 70 पैसा तक वो ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक ये 27 रुपया क्रॉस करके ऊपर नहीं चलता है, तब तक कोई खास तेजी होने की गुंजाइश नहीं है। बट खराब क्या है, 21 रुपया पे आप लेंगे और 25-26 में बेचेंगे तो रिटर्न्स तो काफी अच्छा मिलेगा ही ना। तो इस लेवल पे बेचने का सलाह नहीं देना चाहिए, इस लेवल पे बाय ऑन डिप्स का ही सलाह बनता है। और इसमें जब तक 20 रुपया 50 पैसा नहीं टूटता है आप खरीदारी कर सकते हैं, बट उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस। तो सुज़लोन पर रजत की राय आप देख सकते हैं, इस वक्त 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब तक बनाए तब तक घबराए नहीं, खरीदारी का मौका है, वो स्टॉप लॉस लगाएं, और 27 रुपए के ऊपर जाने पर तेजी और बढ़ेगी, तब तक ये ट्रेडिंग रेंज में मौका है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे की तरफ है तो खरीदारी कर लें। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर आपके लिए तैयार करेंगे रणनीति, बताएंगे लेवल्स, खरीदे या बेचे और किन लेवल्स पर, इस ब्रेक के बाद। CNBC आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग इंडियन एडवाइजरी लीग.com का प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी, और हर कैटेगरी में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, हमारे साथ हमारे 3 जानकार और हम बात कर रहे हैं उनसे, ये समझने की कोशिश है कि आज आपको किन शेयरों में तेजी या मंदी करनी चाहिए। रजत बोस, के सुब्रमण्यम और नितिन मुरारका से हमारी बातचीत हो रही है। फार्मा कंपनियों में 3 कंपनियां आज नजर में रहेंगी, ग्लेनमार्क, सिप्ला और साथ ही सन फार्मा। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है टेवा, उसके कुछ पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स अब बाजार में हैं और ये तीनों कंपनियां उसमें बोली लगाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा फिर किस कंपनी को मिलेगा और कौन सा शेयर लेना चाहिए? मिस्टर सुब्रमण्यम, बताइए क्या आपकी राय रहेगी, किस कंपनी पर दाव लगाया जा सकता है? मेरा मानना है कि शायद इन तीनों में चुनना है तो आई थिंक एक कंसिस्टेंसी जो अभी तक परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिली है उसमें आई थिंक एक सिप्ला मेरे मन में आई थिंक आ रहा है कि शायद यहाँ पर एक दवा लिया जा सकती है। आई थिंक यहाँ पर एक डेफिनेटली एक फायदेमंद हो सकती है। तो आई थिंक एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आई थिंक सिप्ला एक मेरी तरफ से आई थिंक राय होगी। लेकिन ये तो फंडामेंटल राय है ट्रेडर्स के लिए। नितिन, वायदा कारोबार के ये खिलाड़ी हैं सारे, और कल आपने देखा भी किस तरह से मिड कैप फार्मा स्टॉक पिटे भी, स्ट्राइड्स, वोखार्ड जैसे शेयर। अब ये बताइए कि दिग्गजों में कोई ट्रेड किया जाए या मिड कैप शेयरों में किया जाए, और कौन सा शेयर होगा और किस तरफ आप सौदा करेंगे? देखिए जी, फार्मा में ही देखना है तो ग्लेनमार्क फार्मा बेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसमें अगर आप लास्ट 4 दिन का डेटा देखेंगे तो हर फॉल पे बाइंग और स्टॉक लास्ट 4-5 दिनों में मार्केट नेगेटिव होने के बाद भी नेट ग्लेनमार्क फार्मा में पॉजिटिव है। और इसका जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो स्लोली लोअर बैंड्स पे यानी कि 950-960 की रेंज में काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है, और स्टॉक 980 के आसपास की क्लोजिंग है। तो इसमें स्टॉप लॉस भी अच्छा मिल रहा है, करीब 960 के आसपास का, और मुझे लगता है कि इसमें 1020 से 30 तक का यानी 40 से 50 रुपए तक की तेजी मिल सकती है। 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखें और ग्लेनमार्क फार्मा में आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए, ग्लेनमार्क ट्रेडर्स के लिए
ये टॉपिक रहेगा, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और अगर आपने सिर्फ एक फंडामेंटल कॉल लेना है तो सिप्ला पर सुब्रमण्यम जी की राय है कि आप उसमें तेजी करें। एक और स्पेस जिसमें आज काफी एक्शन देखने को मिल सकता है वो है मेटल कंपनियां, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी चमक है, तो इन कंपनियों में क्या वो फिर से तेजी आएगी, वो एक सवाल है। दूसरी तरफ वेदांता के लिए जो डेवलपमेंट है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने और खास तौर से अनिल अग्रवाल ने कहा है कि ग्लोबल डिमांड घट रही है, उसके चलते ये कड़े कदम उठाने वाले हैं। कुछ कैपेसिटीज कम करने की योजना है, इनफैक्ट अपने कॉस्ट को 25% ये कम करेंगे और साथ ही कैपिटल स्पेंडिंग को भी कम करेंगे ताकि इनके कॉस्ट नियंत्रण में रहे। क्या ये वेदांता के लिए फायदेमंद रहेगा? मिस्टर सुब्रमण्यम बताइए। जी, आई थिंक ये सब स्ट्रैटेजीज अगर आप देखें तो बाकी दूसरे कंपनीज के भी अगर हम देखें तो आई थिंक यहाँ पर लागू है। आई थिंक टाटा स्टील का भी जहां पर इनकी यूरोपियन ऑपरेशंस में इतनी दिक्कत है वहां पर भी यहाँ पर एक ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बेचने की, लॉस मेकिंग डिविजन्स बेचने की आई थिंक डिसीजन लेने जाने वाले हैं। तो आई थिंक वेदांता के भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कॉस्ट कटिंग इम्पैक्ट डेफिनेटली इसका जो भी असर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे आई थिंक वहां पर शायद एक स्ट्रैटेजिक सेल की भी बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदे डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन जब तक एक मेटल यहाँ पर मेटल डिमांड या तो फिर प्राइसेस में यहाँ पर आउटलुक में इंप्रूवमेंट नहीं आए, मेरा मानना है कि शायद ये सब नियर टर्म एक शायद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मानना है कि शायद वहां पर वापस बिकवाली आ सकती है, क्योंकि नियर टर्म अगर आप एक साल की भी विजिबिलिटी देखें तो आई थिंक मेटल काउंटर्स अभी भी काफी प्रेशर में है। और ऐसा लग रहा है कि जहां पर चाइनीज डिमांड इतनी सारी कम है और वहां पर भी इतनी सारी कैपेसिटी है और वहां से डंपिंग काफी हद से हो रही है। ये सब ध्यान में रखते हुए आई थिंक कॉशियस भी रखना चाहिए। कोई भी आई थिंक उछाल आए तो आई थिंक वापस एक आई थिंक बिकवाली आने की पूरी संभावना है। चलिए, तो मेटल में दबाव रहेगा ऊपर के लेवल पर। ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा। बने रहिए हमारे साथ।